और साथियों, संकल्प अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। पूरा मौर्य साम्राज्य को हमने विस्तार से जाना था, कौन सा शासक हुआ है, किस प्रकार से उसने शासन किया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्राह्मण साम्राज्य। कौन सा? ब्राह्मण साम्राज्य। और आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो उसके पहले हम आपको बता दें कि जो मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था वो उसका अंतिम मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त था और इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्पामित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी। तो ये शुंग वंश ही है जिसे हम ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आइए हम शुरू करते हैं। तो पुष्पामित्र शुंग ने, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। वह किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। जो पुष्पामित्र शुंग था वो ब्राह्मण जाति का था और इसी ने मगध पर शुंग वंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी किसको बनाया? जो अपना विदिशा है, मध्य प्रदेश का विदिशा, इसको अपनी राजधानी बनाया। इंडो यूनानी शासक कौन है? मिनांडर को पुष्पामित्र शुंग ने पराजित किया। जो इंडो यूनानी शासक था मिनांडर को पुष्पामित्र शुंग ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। आगे देखिए, पुष्पामित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। पुष्पामित्र शुंग था वो ब्राह्मण जाति का था, तो इसलिए उसने 2 बार क्या? अश्वमेध यज्ञ कराया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ किया और वो अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? जो पतंजलि है, हाँ वही पतंजलि, जो बाबा रामदेव वाले पतंजलि, आयुर्वेद वाले पतंजलि, इन्हीं ने इसके लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्पामित्र शुंग ने ही करवाया था। जो भरहूत स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? पुष्पामित्र शुंग ने ही करवाया था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कंडव वंश की स्थापना की। कंडव वंश का अंतिम शासक या अंतिम राजा सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा था या सुशर्मा हुआ। तो हमने अभी तक कितना देखा? देखिए, जो पुष्पामित्र शुंग था इसने मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव डाली और वह ब्राह्मण जाति का था और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी किसको बनाया? विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। और जो इंडो यूनानी शासक था मिनांडर को पुष्पामित्र शुंग ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पुष्पामित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। इनके लिए अश्वमेध यज्ञ किए थे पतंजलि ने और भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्पामित्र शुंग ने ही करवाया। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो देवभूति था। कौन था? देवभूति। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कंडव वंश की स्थापना की और कंडव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। इतना हमने देखा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। सिमुक, कौन? सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। कौन? सातवाहन वंश की स्थापना की। तो ये छोटे छोटे से वंश हैं जो ज़्यादा समय तक अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए, कुछ समय के लिए आए और फिर इनका अंत हो गया। जैसे पहले कौन सा आया? पुष्पामित्र शुंग का वंश आया। इसके बाद जो वंश आया वो कंडव वंश आया जिसका अंतिम शासक सुशर्मा हुआ और इस सुशर्मा की जो हत्या थी वो सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी और अब सातवाहन वंश का क्या आ गया? सातवाहन वंश की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। सातवाहन आंध्र वंश या आंध्र प्रदेश है उस साइड का क्या था? वंश था। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। जो प्रतिष्ठान है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। जो सातवाहन जो शासक थे इन्होंने अपनी राजधानी को प्रतिष्ठान में क्या किया? स्थापित किया। और ये प्रतिष्ठान कहाँ पर पड़ता है? जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला है वहाँ पर यह प्रतिष्ठान पड़ता है।
सातवाहन वंशों के प्रमुख शासक थे शिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलिमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। और ये क्या थे? सातवाहन वंश के क्या थे? प्रमुख शासक थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। जो सातकर्णी था इसने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध इतिहास साहित्यकार हाल एवं गुणांडे थे। और इसके समय के जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे ये हाल और गुणांडे थे। हाल था इसने तथा हाल ने गाथा सप्तशती और गुणांडे ने बृहत्कथा नामक पुस्तकों की रचना की। ठीक है। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन करवाया। जो सातवाहन शासक थे इन्होंने चांदी, तांबा और सीसा, कांसे की मुद्राओं का क्या करवाया? प्रचलन करवाया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। उसे कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने किया। कि ब्राह्मणों जो थे उनको भूमि दान देने की शुरुआत किसने की थी? सातवाहन वंश के शासकों ने ही शुरू की थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। और सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाने की क्या थी? प्रथा थी। जो राजा थे उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। जो नाम रखे जाते थे वो तो माताओं के नाम पर रखे जाते थे, लेकिन जो राजा बनता था वो पुत्र ही बनता था। इसलिए इसका जो राजतंत्र था वो पितृतंत्रात्मक था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम गौमिल्क को सौंपा। गौलमेक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक हुआ करते थे। ठीक है। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापित कलाकृतियाँ कार्ले का चित्र, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अमरावती कला का विकास, सातकर्णी व अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। जो सातवाहन शासक थे इन लोगों ने जो अपना उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है इनको जोड़ने का कार्य किसने किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने ही किया था। तो अभी देखिए हम इसको एक बार और आपको रिवाइज करा देते थे। जो शिमुक था, सुशर्मा की हत्या करने के बाद जो शिमुक है वो सातवाहन वंश का क्या बनता है? पहला शासक बनता है। शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की क्या की? स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी को प्रतिष्ठान में स्थापित की। सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे शिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी और वशिष्ठिपुत्र, ये इसके क्या थे? प्रमुख शासक थे। सातकर्णी था इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहन शासकों के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हॉल और कौन थे? गुणांडे थे। हॉल तथा गुणांडे ने बृहत्कथा नामक पुस्तकों की क्या की थी? रचना की थी। इसके बाद आगे देखिए, जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने का प्रारंभ था वो सातवाहन शासकों ने ही क्या किया था? शुरू किया था। और जो सातवाहन शासकों ने अपने सिक्के चलवाए थे, सिक्कों को ढालने के लिए जो शीशा मंगवाया था उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा आदि की मुद्राओं का क्या किया था? प्रचलन किया था। और
सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृतिक थी और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है, क्योंकि जो राजाओं के नाम रखे जाते थे वो माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र। लेकिन जो सातवाहन राजकुल था वो पितृ तंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। और सातवाहनों के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रशासन का कार्य है वो गौमिक को सौंपा जाता था। गौमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। और सातवाहनों की जो प्रमुख कलाकृतियां हैं, चारले का चैत्य, अजंता की गुफाएं जो प्रसिद्ध हैं, जो औरंगाबाद में है, सातवाहन शासकों ने ही इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और सातवाहन जो शासक हैं ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सातवां जो ब्राह्मण साम्राज्य है, इसके बारे में आज हमने जाना। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद हमारा जो अगला अध्याय रहेगा वो है भारत के यवन राज्य, इसके बारे में हम जानेंगे। तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि सभी लोग आपको सम्मान की दृष्टि के साथ देखें। तो जय हिंद, जय भारत।